गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। ग्रामीण भारत में बीड़ी के बंडल पर या सादे कागज पर बंटवारा, जानिए सुप्रीम कोर्ट के 7 बड़े फैसले। जी हाँ सर, आज के हमारे वीडियो का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही महत्वपूर्ण और जमीन से जुड़ा हुआ टाइटल है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि 2026 में भी लगभग 65% आबादी गांवों में निवास कर रही है, यानी 2/3 हिस्सा गांव में निवास कर रहा है। और ग्राम के ये ग्रामीण लोग अपने बंटवारे बीड़ी के बंडल या बच्चों की स्कूल की पुरानी कापियों के जो पन्ने होते हैं कोरे, उन पर लिखकर करते हैं। बीड़ी का बंडल आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक कागज लगा हुआ होता है आसपास। जब उसको फाड़ते हैं तो पीछे से वो कोरा रहता है, तो उस पर भी कुछ लिखा जा सकता है। तो इसलिए मैंने बीड़ी का बंडल शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि 65% आबादी गांव में रहती है सर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहर की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर गांव में इन सादे कागज या बीड़ी के बंडल के पीछे लिखे गए पारिवारिक बंटवारे की क्या कानूनी महत्व है, क्या कानूनी ताकत है? हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, क्या कभी आपने ये सोचा था कि आपके दादाजी ने जो बीड़ी के बंडल के पीछे या पुरानी रफ कॉपी के फटे हुए पन्नों के पीछे जो बंटवारा लिखा था, उसकी क्या कानूनी ताकत है? भारत में अक्सर लोग इस प्रकार के लिखे गए बंटवारे को कचरा समझकर फेंक देते हैं या भाइयों के मुकर जाने पर हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 के तहत इसका क्या कानूनी महत्व है, और सर्वोच्च न्यायालय के वो 7 अचूक फैसले जो आपके इस बंटवारे को आपकी ढाल भी बना सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ये 7 जो फैसले हैं सर, लैंडमार्क जजमेंट, ये उस पुराने कागज पे या बीड़ी के बंडल के पीछे लिखे हुए बंटवारे को कानून की ढाल भी बना सकते हैं। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार से इस अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर तहसीलदार के न्यायालय में उसमें नामांतरण भी करवा सकते हैं। टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण मैंने बीड़ी के बंडल का उदाहरण रखा है कि बीड़ी के बंडल के पीछे यदि बंटवारा लिखा जाता है तो उसे किस प्रकार से आप कानून के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एक स्पेशल उदाहरण मैंने तैयार किया है। और 3 सबसे कठिन सवाल जो अक्सर एक आम व्यक्ति के मन में पैदा होते हैं, उसको भी मैंने आज के ई बुक पीडीएफ में शामिल किया है। और इसी के साथ आवेदन की ड्राफ्ट भी इस ई बुक पीडीएफ में, जैसे कि नामांतरण आवेदन स्पेशल ड्राफ्ट होगी सर। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक आम व्यक्ति उसको तैयार नहीं कर पाता, इसलिए मैंने आपकी समस्या को हल करते हुए उस आइडियल ड्राफ्ट को ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख दिया है। नामांतरण आवेदन की ड्राफ्ट, उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र, अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की ड्राफ्ट, कानूनी ड्राफ्ट जो लैंडमार्क जजमेंटों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, और उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र, ये सब कुछ ड्राफ्ट ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है। उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको उसी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। स्क्रीन पर ई बुक ग्रामीण भारत बीड़ी के बंडल या सादे कागज पर बंटवारा, जाने सुप्रीम कोर्ट के 7 बड़े फैसले व नियम, ये हमारे ई बुक का टाइटल है और वीडियो का भी यही टाइटल है। ई बुक में तकरीबन 21 अध्याय मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं विभिन्न कानूनी मुद्दों को इसमें रखते हुए, और इसका परिचय मैं आपको वीडियो के अंत में कराऊंगा। अभी हम सीधे मुद्दे की बात पर चलते हैं। आइए सर, अब हम आ चुके हैं सर ई बुक के उस महत्वपूर्ण पृष्ठ पर जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। ग्रामीण भारत में अक्सर बंटवारे बीड़ी के बंडल के पीछे, स्कूल की कॉपी के पन्नों पर या 10 रुपए के साधारण स्टाम्प पर लिखे जाते हैं। आम आदमी सोचता है कि ये कागज बेकार हैं, लेकिन कानून और सुप्रीम कोर्ट की नजर में इसकी एक विशेष अहमियत है। नंबर 1 हम देखेंगे सर, इसमें धारा 17 और धारा 49 पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 कहती है कि अगर संपत्ति 100 रुपए से अधिक की कीमत की है और आप आज बंटवारा कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। धारा 49 कहती है, इसी की अचूक नियम है सर ये। यह एक खिड़की खोलती है। किस प्रकार से खिड़की खुलती है, ध्यान से सुनिएगा सर आप। इसके अनुसार एक अनरजिस्टर्ड कागज मालकाना हक तो नहीं दे सकता, लेकिन समपार्श्विक व्यवहार, जिसको हम कोलेट्रियल पर्पस कहते हैं, यानी आपके कब्जे और मंशा को साबित करने के लिए कोर्ट में सबूत माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के 7 लैंडमार्क जजमेंट जो अब मैं शुरू करने वाला हूं, नंबर 1 है उसमें काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1976 सिद्धांत। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि पारिवारिक समझौता, जिसे हम फैमिली सेटलमेंट भी कहते हैं, मौखिक हो सकता है अगर बाद में इसे केवल याददाश्त, कोष्टक में मेमोरेंडम लिखा है मैंने, के लिए लिखा गया है, तो ना स्टाम्प चाहिए ना रजिस्ट्री। नंबर दूसरा है टेक बहादुर बनाम देवी सिंह 1966।
इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि दस्तावेज केवल यह दर्ज कर रहा है कि बंटवारा पहले ही हो चुका है तो वह सादे कागज पर भी मान्य है, चाहे बीड़ी का बंडल हो उस पर भी मान्य है। रोशन सिंह बनाम जसवंत सिंह 1988, इसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं, बंटवारा नामा और बंटवारे की याददाश्त में फर्क होता है। याददाश्त को साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। नंबर चौथा है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला एस कल देवच्चा बनाम डी आर सोमसुंदरम 2010 का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, रजिस्ट्री ना होने पर भी दस्तावेज को कब्जे की प्रकृति साबित करने के लिए साक्ष्य में माना जा सकता है। नंबर पांचवा है सर कोरुकोंडा चलपति राव बनाम कोरुकोंडा जगदम्बा 2021 का है ये। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, 3 जजों की बेंच ने कहा कि यदि कागज केवल पिछले बंटवारे को रिकॉर्ड कर रहा है तो धारा 49 उस पर रोक नहीं लगाती। यह कब्जे की पहचान के लिए 100% मान्य है। छठा है सर हमारा विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत इसमें बताए हैं, बेटियों के अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसला है सर ये। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि बेटियों के बारे में जो बताया गया है कि कोर्ट ने कहा कि मौखिक बंटवारे को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही माना जाएगा जहां ठोस सबूत जैसे राजस्व रिकॉर्ड मौजूद हो। इसमें यह भी कहा है कि 2005 से पहले जो बंटवारे हैं उसमें यदि कोर्ट की डिग्री है, आदेश है या रजिस्टर्ड बंटवारा है तो ही माना जाएगा। कई लोगों के द्वारा जो है कि बेटियों के हक को दबाने के लिए कहा जाता था कि हमारा मौखिक बंटवारा हो गया है, भले ही ना हुआ हो, एक साथ रह रहे हो, लेकिन तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा। इसी प्रकार से हमारा 7वां और अंतिम सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण जजमेंट रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम रंजीत कौर 2020। ये जजमेंट जो काले 1976 का मैंने अभी आपको बताया था उसके 44 साल बाद आया है और उसी के सिद्धांतों को इसमें दोबारा दोहराया गया। 1988 में एक रोशन सिंह का भी आया था, रोशन सिंह बनाम जेल सिंह वाला। ये काले सिंह का जो 1976 का फैसला है उसके 12 साल बाद आया था। इसमें भी यही सिद्धांत दोहराए गए थे और 44 साल बाद भी यही सिद्धांत दोहराए गए जो रविंद्र कौर गरेवाल बनाम मंजीत कौर 2020 में। यह भी लैंडमार्क जजमेंट है। अगर पक्षकारों ने बंटवारे के कागज के आधार पर अपने अपने हिस्सों पर कब्जा कर लिया और लंबे समय से रह रहे हैं तो बाद में कोई इससे मुकर नहीं सकता। तो ये 7 लैंडमार्क जजमेंट सर मैंने आपको बता दिए हैं कि यदि आपका बंटवारा गांव में घर पे बैठकर या शहर में भी घर में बैठकर हुआ है, सादे कागज पर हुआ है, आपस में बंटवारा कर लिया है और बाद में कई साल बाद उसको लिखित रूप दिया है, चाहे वो बीड़ी का बंडल हो, चाहे वो सादा कागज हो, या आपके स्कूल में बच्चों की जो पुरानी रफ कॉपी है उसके पुराने पेज पर आपने लिखा हो, चाहे किसी भी रूप में आपने लिखा हो सर, उसको कोर्ट मान करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के 7 लैंडमार्क जजमेंट में आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूं ताकि यदि आप इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा ही रामबाण इलाज है और एक जबरदस्त आपको कानूनी सहायता और मदद प्रदान करेगा। अब हम इसको सरल उदाहरणों से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बीड़ी के बंडल वाला बंटवारे का उदाहरण में लेके बताता हूं आपको सर। एक इसी बंटवारे को नीचे भी लिखा है इसी उदाहरण से मैंने। उदाहरण नंबर 1, बीड़ी के बंडल वाला बंटवारा। दादाजी ने 1980 में बीड़ी के बंडल के पीछे लिख दिया। भाई बैठे थे खेत की मेड़ पर, भाई लोग, कोई कागज तो रहता नहीं है, घर पता लग रहा है कि दूर है, गांव में 1-1.5 किलोमीटर दूर है, वह खेत पे बैठे हुए थे 2 ही भाई और उनमें विचार विमर्श हुआ और लिख दिया। उनके अब कागज कहां से लाएं, पन्ना कहां से लाएं, था नहीं उनका। भाई ये बीड़ी तो पीते ही हैं अक्सर गांव के लोग, आपने देखा होगा। उन्होंने बीड़ी का बंडल फाड़ा, पीछे कोरा कागज था, उसके पीछे लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने कि उत्तर का खेत राम का और दक्षिण का शाम का। बस हो गया बंटवारा सर, लगा दिए अंगूठे उस पे। आज राम मुकर जाए तो शाम कोर्ट में कह सकता है कि अतीत के मौखिक बंटवारे की याददाश्त है, कोर्ट इसे राम के कब्जे को गलत साबित करने के लिए स्वीकार करेगा। मतलब अक्सर गांव में मौखिक बंटवारे हो जाते हैं और बाद में उसको लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों भाई बैठे थे खेत की मेड़ पर, कई साल पहले उन्होंने आपस में बांट लिए थे खेत। अब उन्होंने सोचा कि हम इसको लिख लेते हैं कई साल बाद। वजह वही मैंने आपको बताई, गांव खेत से काफी दूर, बीड़ी का बंडल फाड़ा, उसके पीछे लिख लिया, अंगूठे लगा दिए कि पहले जो बंटवारा हुआ था उसी का याददाश्तनामा उन्होंने लिख लिया, तो कोर्ट में सर इसको मान्य किया जाएगा। उदाहरण नंबर बी हम देख लेते हैं सर। गर्भ में स्थित बालक। बंटवारे के समय यदि छोटा भाई गर्भ में था और उसे हिस्सा नहीं दिया गया तो वह जन्म के बाद उस सादे कागज वाले बंटवारे को चुनौती देकर अपना 1/4 या जो भी हक बनता है वो मांग सकता है। उदाहरण नंबर सी, विवाहित बेटी। यदि भाइयों ने सादे कागज पर आपस में जमीन बांट ली और बहन को हिस्सा नहीं दिया तो बहन 2005 के कानून
और विनीता शर्मा केस के आधार पर उस बंटवारे को रद्द करवाकर अपना बराबर का हिस्सा मांग सकती है। इसमें एक गोल्डन टिप भी है सर, मैंने गोल्डन टिप लिखी हुई है ई बुक पीडीएफ के अंदर कि सादे कागज की जो भाषा है उसकी ताकत है एक अपने आप में। अगर आप लिखेंगे कि बंटवारा आज हो रहा है तो वो फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा? जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 10वीं में हमने इम्तिहान दिया और हम फेल हो गए, तो इसी कोर्ट में वो फेल हो जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि बंटवारा पहले मौखिक हुआ था और आज हम बस उसे दर्ज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ये सातों जजमेंट आपकी ढाल बन जाएंगे। इसमें ग्रामीण भारत में जो अक्सर बंटवारे होते हैं तो उसमें एक तो नामांतरण, तहसीलदार के समक्ष प्रक्रिया और कब्जे की पुष्टि उन सब में सहायक होते हैं। किस प्रकार से होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर फैसले के अनुसार यदि आपके अतीत के मौखिक बंटवारे की कोई याददाश्त है तो नामांतरण के लिए एक वेद आधार बन सकती है। तहसीलदार के समक्ष प्रक्रिया क्या होगी सर? यदि सभी पक्षकार सहमत हैं तो इस सादे कागज को साक्ष्य के रूप में पेश करके और धारा 49 के कोलेट्रियल पर्पस का सहारा लेकर नामांतरण का आवेदन दिया जा सकता है। कब्जे की पुष्टि, कानून की नजर में कब्जा मालिकाना हक का 9वां 10वां हिस्सा माना जाता है। यदि सादे कागज पर लिखे बंटवारे के अनुसार आप वर्षों से काबिजें और लगान टैक्स भर रहे हैं तो राजस्व अधिकारी उस सादे कागज को पारिवारिक व्यवस्था, फैमिली सेटलमेंट मानकर आपके पक्ष में नामांतरण कर सकता है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का क्या लाभ होगा सर आपको? एक बार जब सादे कागज का बंटवारा पटवारी रिकॉर्ड में चढ़ जाता है तो वह निहित, सबका हित उसमें निहित हो जाता है और वह सार्वजनिक एक रिकॉर्ड के रूप में हो जाता है, जिससे भविष्य में कोई भी सदस्य उस बंटवारे को चुनौती नहीं दे सकता है। कानून की नजर में कानून की नजर में कोई भी कागज रद्दी नहीं होता बशर्ते आपको उसका सही इस्तेमाल पता हो। जैसे धारा 49 का जादू मैंने आपको बताया सर, सुप्रीम कोर्ट की ढाल, 7 जजमेंट और राजस्व रिकॉर्ड का नामांतरण का रास्ता। इसको हम उदाहरण को एक बार और देख लेते हैं सर कि मान लीजिए कि आपके दादाजी ने बीड़ी के बंडल पर लिख दिया कि कुएं वाला हिस्सा छोटे बेटे का। आज 20 साल बाद बड़े भाई ने वहां कब्जा करने की कोशिश की। आप उस बीड़ी के बंडल वाले कागज को कोर्ट में यह दिखाने के लिए पेश कर सकते हैं कि साहब मेरा कब्जा पिछले 20 साल से इस कागज की वजह से है। इसे कानून की भाषा में समपार्श्विक साक्ष्य यानी कोलेट्रियल एविडेंस कहते हैं। अब इससे हम निष्कर्ष क्या समझ सकते हैं सर? याद रखिए वह पुराना कागज आपकी पीढ़ी की मेहनत और हक की निशानी है, उसे संभाल कर रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि तहसीलदार के सामने ऐसे कागजों को कैसे पेश करना है तो ई बुक में मैंने उसके अचूक स्पष्ट ड्राफ्ट दिए हैं, उन्हें कैसे भरना है जो नीचे दिए गए। मेरी लिंक भी दी गई है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ई बुक पीडीएफ खरीद भी सकते हैं। अब दर्शकों द्वारा पूछे जाने वाले 3 कठिन सवाल मैंने इसमें आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किए हैं। नंबर 1 सवाल, वकील साहब अगर सादे कागज पर गवाह ना हो तो क्या होगा? इसका जवाब है सर, बिना गवाह के भी कागज मान्य है, लेकिन उस स्थिति में आपको अपना कब्जा और पुराना राजस्व रिकॉर्ड जैसे बिजली का बिल, लगान, रसीद ज्यादा मजबूती से पेश करना होंगे। दूसरा सवाल है हमारा हमारा क्या बहनें इस सादे कागज वाले बंटवारे को चुनौती दे सकती हैं? जवाब है हाँ। यदि 2005 के बाद हुए बंटवारे में बेटियों को हिस्सा नहीं दिया गया तो वे विनीता शर्मा केस के आधार पर इसे चुनौती दे सकती हैं। सवाल नंबर तीसरा है सर हमारा, अगर कागज बहुत ज्यादा फट गया हो या लिखा पढ़ी धुंधली हो गई हो तब क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में हम कोर्ट में उसे सेकेंडरी एविडेंस के रूप में स्वीकार करने की गुहार लगा सकते हैं और साथ ही मौके के कब्जे को प्राथमिकता इसमें दी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इसके अलावा हमारे पास में और क्या क्या कानूनी उपचार होंगे सर? तो यदि कोई मामला ज्यादा उलझता है और वहां पे मामला हमारा नहीं बन सकता है तो एक हमें डिक्लेरेशन छूट भी दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में, घोषणात्मक वाद की विशिष्ट राहत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने हक की घोषणा के लिए कोर्ट में दीवानी दावा दाखिल कर सकता है। स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर सकते हैं आप, वो कब्जे की बहाली की मांग कर सकते हैं आप, और विलेख का शोधन आप कर सकते हैं। बंटवारे और डिग्री के बारे में आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं सहायता। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है कि किस प्रकार से ये सातों जजमेंट आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। और अब मैं आपको इस ई बुक पीडीएफ से भी सर परिचित करा देता हूं और हर एक अध्याय से मैं आपको क्रम से पढ़ के बता देता हूं उसमें जो जो अध्याय मेरे द्वारा लिखे गए हैं, ताकि आपको पता लग सके कि इस ई बुक पीडीएफ में आखिर लिखा क्या है। नंबर 1 में आएगा सर हमारा ये सादे कागज पर बंटवारा, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 व 49 का वह अचूक नियम जो कोर्ट में दिलाएगा जीत। अध्याय नंबर 2 है हमारा विधिक प्रारूप, मतलब सभी ड्राफ्टिंग सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी ड्राफ्टिंग मैंने कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंटों के तहत इस ई बुक पीडीएफ के अंदर दे दी हैं। आपको उन्हीं के अनुसार आपकी परिस्थिति और कंडीशंस को उसमें लिखते हुए आप उससे तैयार कर सकते हैं। अक्सर हम जब ड्राफ्ट करने बैठते हैं अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे के आवेदन की
या अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की और उसके साथ लगने वाले शपथ पत्रों की, तो हम उसमें बहुत से कानूनी बातों को भूल जाते हैं या हमें याद ही नहीं होता है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। और हम साधारणता जैसे बंटवारा लिखा जाता है, हम उसको लिख कर जब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करते हैं या नगर निगम नगर पालिका में जहां भी पेश करते हैं, तो वो आपसे एक ही बात कहते हैं कि जाइए इसका रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइए। तो वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्यों? क्योंकि आपने ड्राफ्टिंग ही गलत तरीके से की है। आपको ड्राफ्टिंग सही तरीके से करना होगी। ड्राफ्टिंग का सही तरीका क्या है, वो कानूनी तरीका मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार करके लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। और पिछले वीडियो मैंने स्पेशल बनाए सर, तकरीबन 4-5 वीडियो में उन ड्राफ्टिंगों को मैंने पढ़ के बताया है, वो इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है। अध्याय नंबर 3 आएगा पारिवारिक बंटवारा, कानूनी परिचय और आधार। 4 में भी यही है। 5वें में आएगा जो बंटवारा अतीत में मौखिक हो चुका है उसके आधार पर नामांतरण कैसे करवाएं। अध्याय 6 में बंटवारा कराने के विभिन्न तरीके और संबंधित धाराएं। अध्याय 7 में याददाश्त बंटवारा नामा और लैंडमार्क जजमेंट। अध्याय 8 में है याददाश्त नामा की नोटरी सादे कागज की तुलना में फायदे क्या क्या होंगे, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अध्याय 9 में है नामांतरण और व्यवहारिक प्रक्रिया। अध्याय 10 में है कि अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करवाई जा सकती है। स्पेशल वीडियो भी बना दिया, स्पेशल ई बुक भी लिख दिए। उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ई बुक की लिंक भी मौजूद है, आप वहां से खरीद भी सकते हैं आपको आवश्यकता महसूस हो तो। 10वें में आएगा अध्याय में कि अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करवाई जा सकती है। अध्याय 11 में है कि अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करना गैर कानूनी है और नोटरी वकील के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कानून के तहत धाराओं के साथ लैंडमार्क जजमेंट के हवाले से जवाब दिया गया है। अध्याय 12 में है कि अतीत के याददाश्त हिबानामे की नोटरी गैर कानूनी है। अध्याय 13 में गोदीनामा और याददाश्त हिबानामा, इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। अध्याय 14 में मेमोरेंडम और विभाजन विलेख में अंतर। अध्याय 15 में नोटरी केवल हस्ताक्षर प्रमाणित कर सकता है, लेकिन वह किसी बंटवारे को कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं कर सकता। अध्याय 16 में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 और बी के बारे में विस्तार से बताया गया है। अध्याय 17 में याददाश्त का सिद्धांत मुस्लिम हिबानामे पर बहुत मजबूती से लागू होता है, लेकिन गोदीनामे के मामले में स्थिति थोड़ी अलग और पेचीदा है। अब इसके बाद हमारे लैंडमार्क जजमेंट चालू होते हैं सर, जो मैंने आपको बताए थे वो स्पेशली मैंने डिटेल के साथ सरल व्याख्या के साथ इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखे हुए हैं। और अध्याय 18 में 50 प्रमुख सवाल और उनके कानूनी जवाब, ये भी लिखे हुए हैं सर, इन पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं। अध्याय 19 में काले और अन्य बनाम निदेशक का मामला है। अध्याय 21 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का लैंडमार्क जजमेंट है सर। ये इसी प्रकार से ये हमारे पूरे अध्याय हो चुके हैं और इन जजमेंटों के ऐतिहासिक प्रमाण के बारे में भी मैंने जानकारी दी है, जैसे काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर। तो इस फैसले को अब तक 687 से भी अधिक बार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मिसाल के रूप में इस्तेमाल किया गया है सर। ऐसी रोशन सिंह बनाम जिले सिंह का भी है सर, वो भी एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसको भी इस ई बुक पीडीएफ के अंदर आगे लिखा हुआ है मैंने। तो ये पूरी ई बुक है सर जो आप देख रहे हैं, और ये इसके पूरे अध्याय हैं जो मैंने इसमें पूरी डिटेल में जानकारी लिखी है। और ये तकरीबन 250 के ऊपर सर पन्ने इसमें हो चुके हैं, लगभग इतनी ये बन चुकी है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको जानकारी दी है, और ये टॉपिक का जो टाइटल भी मैंने इस प्रकार का चुना है कि अगर एक गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी मेरा वीडियो देख रहा है तो वो भी इस बात को समझ सके, अगर शहर में भी बैठा हुआ देख रहा है तो भी मेरी बात को समझ सके। मतलब ग्रामीण क्षेत्र 65% आबादी सर गांवों में रहती है, आप समझ सकते हैं स्थितियां। और अक्सर देखा है, मैंने खुद ने देखा है सर, कि लोगों को मेन सड़क तक आने के लिए 3-3 किलोमीटर दूर से पैदल चल कर आना पड़ता है सर। आज भी मेरी भी खेती गांव में जो मौजूद है, तो मैंने वहां देखा है कि पीछे गांव में जो है कि मेन रोड तक आने में तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। वहाँ कोई डेली वो नहीं चलते हैं, गांव का ही कोई व्यक्ति ऑटो चलाता है तो कभी कभी ऑटो लेकर वो आ जाता है, तो जो सवारी मिल जाती है छोड़ देता है। लेकिन किसी को जाना पड़ता है तो जिसके पास व्यक्तिगत मोटरसाइकिल है वो उनसे चला जाता है, बाकी अधिकांश लोग पैदल पैदल चलकर ही जाते हैं। फिर वहां से मेन रोड पर आते हैं, फिर वहां से बस या जो भी साधन मिलता है उसका किराया देके फिर शहर में आते हैं, फिर अस्पताल या कोर्ट या थाना जहां भी उनको जाना हो, बाजार में खरीदी करने, सब्जी खरीदने या जो भी करना हो वो कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में सर आप समझ सकते हैं कि अक्सर खेत जो है गांव से दूर बने होते हैं, खेत मौजूद होते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अक्सर लोग खेत पर बैठे रहते हैं और मौखिक बंटवारा कर चुके होते हैं। बाद में फिर उन्हें लिखने के लिए जब जरूरत पड़ती है तो अब कहाँ घर जाएंगे, 3 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर कहाँ कागज लाएंगे। तो अक्सर वो बीड़ी का बंडल जो रहता है उसको पीछे से फाड़ के उसी पे लिख लेते हैं कि हमने पहले बंटवारा किया था, तो कानूनी रूप से वो भी मान्य है सर। बच्चों की कॉपी का पन्ना रहता है पुराना, गांव में देखा गया है, तो उस पर लोग लिख लेते हैं, तो वो भी कानूनी रूप से मान्य है। टोटल मिला के
जो अतीत में बंटवारा किया गया है, यदि उसको बाद में लिखा जाएगा, चाहे वो सादे कागज पर, बीड़ी के बंडल पर, या टाइप करवाकर, या टाइप करवाने के बाद नोटरी वकील साहब से नोटरी करवाकर, या रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाकर, किसी भी 5-6 तरीके से आप करवाते हैं तो वो कानूनी रूप से मान्य होता है। बस बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही पर होगा, सबूत साबित करने का भार, जिसको एविडेंस एक्ट की जो धारा 104, 105, 106 में दिया गया है। पुरानी धाराओं में 101, 102, 103 में था। अब 2023 में एविडेंस एक्ट भी संशोधित होकर नया आ गया है सर, बीएसए 2023 के नाम से। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 2023 भी बदल दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को बदलकर बीएनएसएस 2023 कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 को बदलकर बीएनएस 2023 कर दिया गया है। धाराओं में भी परिवर्तन किया गया है, कुछ उसमें महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं कानून में आसानी पैदा करना और एक आम व्यक्ति उससे लाभ उठा सके, इसी उद्देश्य से किए गए हैं। और मेरा वीडियो बनाने का सर मकसद यही है कि किताबों के अंदर तो सर बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब आप देख रहे हैं इस किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके लिए उपयोगी किस प्रकार से हो सकती है, मेरे वीडियो बनाने का और ई बुक पीडीएफ लिखने का भी मेरा मकसद यही है। जो मैंने ई बुक लिखता हूं मैं, कि एक आम व्यक्ति, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण, हर व्यक्ति इस कानून से उसके जीवन में लाभ उठा सके। और यदि वो किसी प्रकार की परेशानियों से जूझ रहा है, परेशानियों का सामना कर रहा है, तो इन वीडियो को देखकर, उन कानून को समझकर उनका लाभ प्राप्त कर सके। ई बुक पीडीएफ में उन कानूनों की सरल व्याख्या, सरल उदाहरणों के साथ, लैंडमार्क जजमेंटों के साथ की जाती है। इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक कहता हूं सर। विभिन्न कानूनों का एक जगह संग्रह आपको मिलना नामुमकिन है सर। ये स्पेशल मेरे द्वारा अनुभव के आधार पर और काफी कुछ खोज पड़ताल के बाद तैयार किया जाता है, जिसको आपको लाखों मेहनतें करने के बाद भी बमुश्किल प्राप्त हो सकता है, वरना असंभव बात है सर कि आपको इतना बेस्ट ई बुक पीडीएफ कहीं प्राप्त हो। तो ये कोई दावा नहीं है सर, एक कोशिश है आपको खाली शैक्षणिक जागृति पैदा करने के उद्देश्य से, कि आप आपके जीवन में यदि परेशानियों से जूझ रहे हैं तो समस्या का हल निकल सके। ये दावा नहीं है, ना तो मेरा चैनल ना मेरी ई बुक पीडीएफ किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। और मेरे वीडियो में दी गई जानकारी और मेरी ई बुक में दी गई जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। वो आपको आपके केस के प्रकरण की परिस्थितियों के हिसाब से आपको बेहतर सलाह देंगे, लेकिन आपके एक सहयोग के लिए एक कानूनी मार्गदर्शन देने की कोशिश मेरे द्वारा भी की गई है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। एक बात और बता दूं सर, कि ये जो ई बुक पीडीएफ है, इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।